बढ़ते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम दो चीज़ों के लिए पढ़ा था। एक तो पढ़ा था वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए, दूसरा पढ़ा था अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए। वाष्पशील थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वाष्पशील के लिए अपन ने पढ़ा था PS PA0 प्लस XB PA0 माइनस PB0, ठीक है। और अवाष्पशील के लिए अपन ने पढ़ा था XB इक्वल PA0 माइनस PS अपॉन PA0। ये अपना ऊपर वाला जो पोर्शन था वाष्प दाब में अवनमन था, और ये पूरा वाष्प दाब में सापेक्षिक। कल ने पूछा था मुझसे कि सर सापेक्षिक और आपेक्षिक, तो सापेक्षिक भी है और आपेक्षिक भी है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप आपेक्षिक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर तुलना है, सापेक्ष हो चाहे आपेक्ष हो, तुलना है। आपकी बुक में भी आपेक्ष दे रखा है कि एक जगह पर एनसीईआरटी की बुक इसको सापेक्ष बोलती है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये सापेक्षिक या आपेक्षिक अवनमन है जो किसके बराबर है, विलय के मोल भिन्न के बराबर है, ठीक है। ये तो बात हुई राउल्ट के नियम की। अब राउल्ट ने इस नियम के आधार पर दो प्रकार के विलयन बताए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के विलयन बताए। राउलेट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होगा आदर्श विलयन, और दूसरा होगा आपका अनादर्श विलयन। ये अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होंगे आपके। एक होगा आपका धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, और एक होगा ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। तो दो प्रकार के आपके पास अनादर्श विलयन होंगे, एक तो धनात्मक विचलन वाला और एक ऋणात्मक विचलन वाला, ठीक है। तो राउलेट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आदर्श विलयन, दूसरा आपका अनादर्श विलयन, ठीक है। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन। अब ध्यान से समझना आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो किसी भी ताप, किसी भी दाब व किसी भी सांद्रता की परिस्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि जो विलयन किसी भी ताप, दाब या आयतन या फिर आप कह लो सांद्रता की परिस्थिति पर क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर है कि जो विलयन आदर्श होंगे वे सभी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी ताप, दाब व सांद्रता की परिस्थिति पर जो विलयन राउलेट के नियम का पालन
क्या चीज बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या होता है? क्या चीज, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे धीरे। परास क्या होता है? परास, क्या पूछ रहे हो? परास, परास का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब तो जानते हो ना भाई, हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझो रेंज, यानी कि एक ऐसी दूरी जहाँ तक किसी की पहुँच हो, यानी कि जैसे आप किसी की पहुँच को आप देखना चाहते हो तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरी रेंज यहाँ तक है, मैं यहाँ से लेकर 10 फीट तक जा सकता हूँ, 10 फीट तक कूद सकता हूँ। ये क्या होती है? परास। परास का मतलब है किसी भी वस्तु की उसका दायरा, आसपास का जहाँ तक उसकी पहुँच होती है। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ, तो आदर्श विलयन क्या होंगे? सभी ताप, दाब व सांद्रता की परिस्थिति पर जो विलयन राउले के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। अब राउले के नियम क्या हैं जिनके आधार पर आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन को देखा गया? वो तो उसके नियम के उसने दिए थे 2 प्रकार के उसके आधार पर, जिसमें 2, एक में वार्षिक विलय था, एक में अवार्षिक विलय था। लेकिन यहाँ उसने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयनों के लिए कुछ नियम दिए। उसमें मुख्य नियम 3 ही थे। तो पहला जो नियम था राउले के नियम, इसमें जो पहला नियम था कि विलायक क्या हुआ? क्या कह रहे हो बेटा? विलायक व विलय के आंशिक वाष्पता का योग विलयन के कुल वाष्पता के बराबर होता है। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो सीधी सी चीज, विलायक और विलय के आंशिक वाष्प दाबों का योग किसके बराबर हो? विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर हो। यानी कि PS इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। जो इस चीज को, इस समीकरण को फॉलो करेंगे, जो विलयन इस समीकरण को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? आदर्श विलयन। तो कहने का मतलब सीधा सीधा जिनमें वाष्पशील विलय होगा वो विलयन क्या होंगे? मोस्टली आदर्श विलयन होंगे। क्या होंगे वो? आदर्श विलयन, क्योंकि अपन ने वाष्पशील विलय के अंदर पढ़ा था ये वाली समीकरण को। ठीक है। दूसरा, विलयन का कुल आयतन विलय व विलायक के कुल आयतन विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। आयतन के योग के बराबर होता है। ठीक है। इसका मतलब ध्यान समझना कि आपने एक विलयन में बनाया है, उसके अंदर एक विलायक है और एक विलय है।
तो एक विलायक का आपने कुछ ना कुछ आयतन लिया होगा और एक विलय का कुछ ना कुछ आयतन लिया होगा। अगर दोनों को मिलाकर के आपने विलयन बनाया है तो विलयन का जो कुल आयतन आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? दोनों के योग के बराबर आना चाहिए, विलायक और विलय के आयतन के। यानी कि विलयन के आयतन में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो दोनों के योग से क्या हो जाए? कम या ज्यादा हो जाए। यानी कि डेल्टा V आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। यानी कि विलयन बनने से पहले विलायक और विलय के आयतन को जब अलग अलग देखा गया और उनको जोड़ा गया तो ऐसा नहीं हो कि दोनों के आयतन में क्या जाए? अंतर। मतलब ये समझो, A तो है आपका 3 ml, B है आपका 1 ml, ठीक है। आपने दोनों को मिलाया 3 + 1 4 ml होना चाहिए, लेकिन हो गया वो कितना? 3 ml। तो यहाँ पर डेल्टा V क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अंतर यहाँ पर हो गया तो डेल्टा V क्या होना चाहिए? 0। यानी कि आपने जब A + B को किया तो आपके पास 4 ml ही आना चाहिए, ना कि 3 ml या 5 ml हो जाए। आई बात समझ में? तो क्या होना चाहिए? विलयन का कुल आयतन विलय व विलायक के योग आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि डेल्टा V क्या होना चाहिए? 0। आयतन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो। तीसरा नियम क्या होगा? विलय व विलायक से बने विलयन में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का न तो अवशोषण और न ही उत्सर्जन होना चाहिए। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी कि डेल्टा H बराबर 0। ऐसा नहीं हो कि आप एक विलयन बना रहे हो, विलायक और विलय को मिलाकर के आपने जब विलयन बनाया तो उस विलयन ने ऊष्मा को अवशोषण कर लिया या ऊष्मा का उत्सर्जन कर दिया। अगर ऐसा होता है तो विलय और विलायक में क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं कोई क्रिया हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर विलय व विलायक से बने विलयन में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का न तो अवशोषण होना चाहिए और न ही उत्सर्जन होना चाहिए। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H होना चाहिए 0, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि इसके अंदर जो मैंने पढ़ा था आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता? इसका कारण यानी कि चौथे नियम से समझ में आता है कि ध्यान से समझना कि जैसे विलायक के अणु, इसको पहले परिभाषा इसको लिख लेते हैं नियम को। विलायक के अणु के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल तथा विलय के आकर्षण बल क्या? A तथा विलय के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण
विलय विलायक व विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल AB आकर्षण बलों का योग विलयन में उपस्थित विलय व विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल AB के बराबर होता है। अब इसको इधर ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब सिंपल सा क्या है। जैसे विलायक है आपके A और विलय है आपका B, ठीक है। इसके जो अणुओं के मध्य, विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा होगा वो AA प्रकार का होगा, यानी कि A का अणु दूसरे A अणु से क्या होगा, आकर्षित हो रहा होगा। ऐसे ही B का B के साथ में आकर्षण होगा। तो ये विलायक और विलय में आकर्षण है जो वो अलग अलग है, यानी शुद्ध अवस्था में है। लेकिन जब दोनों को मिलाकर के विलयन बना दिया गया तो इसमें A भी होगा और B भी होगा, तो दोनों के मध्य जो आकर्षण होगा विलायक और विलय के अणुओं के मध्य वो कैसा होगा, AB प्रकार का। तो विलायक के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल AA और विलय के मध्य BB किसके योग के बराबर होता है, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। कहने का मतलब AA प्लस BB इक्वल AB। तो विलय के और विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय व विलायक दोनों को मिलाने पर जब विलय बनता है तो उसके आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। ये है इसका, इसी कारण से आदर्श विलयन, इसी कारण से आदर्श विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जब ये आकर्षण बराबर रहेगा विलयन में और विलायक के इनके मध्य तो किसी प्रकार का कोई आयतन परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका चौथा था। इसके बाद लास्ट है इसको रिपीट करना। हाँ बेटा, रिपीट करो दोबारा, इधर सुनो दोबारा से। थ्योरी में लिख रहा है कि विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी कि विलायक ये है उसको अपन ने A माना है, तो उसके अणु क्या होंगे A, तो उनके मध्य आकर्षण बल किस प्रकार का लग रहा होगा, A प्रकार का, ठीक है। विलय को अपन ने B माना है, तो विलय के अणुओं के मध्य किस प्रकार का लग रहा होगा, BB प्रकार का। लेकिन कब, जब ये अलग अलग है, दोनों को मिलाया नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दोनों को मिलाकर के विलयन बना दिया तो दोनों के मध्य अलग अलग के मध्य क्या लग जाएगा, आकर्षण आ जाएगा विलायक और विलय के मध्य में, तो वो क्या होगा, AB प्रकार का आकर्षण। तो आदर्श विलयन में क्या होता है कि विलायक के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण प्लस विलय के मध्य लगने वाले अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण किसके बराबर होता है, विलयन में विलायक और विलय के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बराबर होता है। इस कारण से जब विलायक और विलय को मिलाया जाता है तो किसी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ चिंटू कुमार कहाँ चला गया था? चिंटू आ गया समझ में क्या? बस सीधी सी चीज है, विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, विलय के मध्य अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, जब उसको आप मिलाकर के विलयन बना दोगे तो दोनों के मध्य जो आकर्षण बल का योग है वो विलयन के मध्य विलय और विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है उसके बराबर होगा। तो क्या होगा, आदर्श विलयन। इसको फटाफट से नोट कर लो,
रासायनिक गुणों में समानता होती है वे आदर्श विलयन बनाते हैं। कहने का मतलब विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणों में यदि समानता है तो वो क्या बनाएंगे? आदर्श विलयन। क्योंकि उनमें जब आप भौतिक व रासायनिक गुणों की समानता देखोगे तो उनको मिलाने पर न तो आयतन में परिवर्तन होगा, न ही उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और उनके अन्योन्य क्रियाओं का जो योग होगा, यानी कि विलय विलायक के अंतराणिक आकर्षण बलों के योग जो होगा वो विलयन के कुल आकर्षण बल के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आते हैं उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि बताइए आदर्श विलयन का कोई 2 उदाहरण लिखिए। अब इसमें देखो उदाहरण में सबसे पहला है आपका बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, टोलुइन को जानते हो ना, क्या होता है? C6H5CH3। ठीक है, दूसरा आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। अगला है आपके CH3OH मैथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल। ठीक है, अगला है आपके एथिल क्लोराइड यानी कि C2H4Cl2। ये क्या है? एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड C2H4Br एथिल ब्रोमाइड। आपको ये ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं, ऐसा नहीं कि बेंजीन के साथ आप ये मिला दोगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है ये बेंजीन और टोलुइन मिलकर के आदर्श विलयन बनाएंगे। पांचवा है आपके पास में 1-क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1-ब्रोमो ब्यूटेन। छठा है आपके पास नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। सातवां है आपके क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, आठवां है आपके एथिलीन क्लोराइड, यहाँ एथिलीन क्लोराइड प्लस एथिलीन ब्रोमाइड। क्या होता है एथिलीन क्लोराइड? C2H4Cl2 और C2H4Br, ये एथिलीन होता है। ठीक है, ये एथिल है C2H5Br और C2H5Cl। तो ध्यान से समझो दोबारा, बेंजीन और टोलुइन दोनों का मिश्रण आदर्श है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आदर्श विलयन एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-ब्रोमोब्यूटेन, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन
लिख लो इन्हें, आज की क्लास यहीं